सबसे पहली खबर दिल्ली से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां लाल किला ब्लास्ट के आरोपियों को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, आदिल के साथ ही मुफ्ती इरफान को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 4 आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, आदिल के साथ ही मुफ्ती इरफान को कोर्ट में पेश किया गया। और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनआईए ने ब्लास्ट केस में जांच तेज कर दी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कमरे की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद हुए। 18 लाख कैश पॉलिथीन में छिपाया गया था। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में खरीदी थी कार। और देखिए, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे कड़ियां खुलती जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कमरे की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। और आप आने वाले दिनों में उड़ान भरने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल देश की कई बड़ी एयरलाइंस ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है कि उनकी फ्लाइट्स में देरी या कैंसिल हो सकती है। दरअसल भारत और दुनिया भर में इस सप्ताह हवाई यात्रा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि एयरबस A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जा रहा है। इन विमानों पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप की बात की जाए तो इनके 350 से ज्यादा A320 फैमिली के विमानों को इस अपग्रेड के लिए रोका जाएगा, जो कि 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये विमान अगले सोमवार या फिर मंगलवार को एक बार फिर से उड़ान भर सकते हैं और सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वजह से दुनिया भर में करीब 6000 विमानों पर इसका असर होगा। और रेल यात्रियों के लिए एक और जरूरी खबर, आप आने वाले दिनों में रेल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कोहरे की वजह से रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द किया है। घने कोहरे की आशंका के बीच मालदा डिवीजन में कई ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोका गया। भागलपुर दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कई दिनों तक रद्द रहेगी। इसके अलावा आपको बताएं, मालदा नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस भी 6 दिसंबर तक और 6 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक बंद रखने का प्लान है। गया कामाख्या साप्ताहिक ट्रेनें भी निर्धारित अवधि में निरस्त रहेंगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए रेलवे कोहरे से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षित संचालन के लिए उपाय भी हो रहे हैं। और अगली खबर पटना से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने 243 विधानसभा के BLA 1 को सम्मानित किया। बीजेपी के नेताओं ने पटना बुलाकर सभी को सम्मानित किया है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने BLA 1 की भूमिका को सराहा भी। बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं। हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। आज हमारे BLA 1 बूथ लेवल एजेंट 1 जो है, जो पूरे विधानसभा के राजनीतिक दल के तरफ से हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के उम्मीदवार को और पार्टी को जीत आने का काम किया है, जीत का सेहरा देने का काम किया है। आज ऐसे हमारे बूथ लेवल BLA 1 को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है। इस वक्त हम आपको बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे BLA 1 कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष
दिलीप जायसवाल, भीखू भाई जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और एक एक बीएलए कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। जाहिर तौर पे BLA 1 कार्यकर्ताओं की भूमिका विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण थी और उन्होंने जबरदस्त प्रयास कर बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभारा बल्कि एनडीए के शानदार जीत में भी बड़ा रोल अदा किया। यह हम लोगों के लिए तो एक ऐतिहासिक पल है और पहली बार बिहार में हुआ है जो BLA 1 को सम्मान, प्रदेश नेतृत्व द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। जो पार्टी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है BLA 1 का, जो हम लोग बूथ स्तर पर काम किए और तेघरा विधानसभा 143 से अपार बहुमत से विधायक बना करके जिताए हैं और पूरे प्रदेश में जो संगठन का काम हुआ है और कार्यकर्ता को जो सम्मान मिल रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा लगा। हम लोग के मान सम्मान मिला है सम्राट चौधरी के तरफ से, और क्या चाहिए, बहुत अच्छा। और BLA 1 की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रही, जिसके फलस्वरूप आज BLA 1 के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार से हैं, उनका सम्मान समारोह बीजेपी दफ्तर में आयोजित किया गया। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का आलीशान बंगला बन रहा है। लालू प्रसाद पहुंचे महुआ बाग, निर्माण हो रहे घर को देखने के लिए वो पहुंचे। दरअसल 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश है और इस आदेश के बाद घर के निर्माण में तेजी दिखाई दी। लालू प्रसाद ने निर्माण कर रहे लोगों को निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 पर बंगले की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं और पटना के महुआ बाग में ये बन रहा है मकान, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आलीशान बंगला ये पिछले 1.5 साल से तैयार किया जा रहा है। ये दानापुर अंचल में पड़ता है। ये मकान भव्य तरीके से तैयार हो रहा है, जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे तैयार किए गए हैं और इसके अंदर स्टाफ क्वार्टर है, गार्डन एरिया है। इसके साथ ही मीटिंग हॉल तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह भी यहां पर तय की गई है। पूजा स्थल की जगह भी तय कर ली गई है। चारों तरफ 15 फीट ऊंची बाउंड्री भी तैयार हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। उसके आधार पर ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो बंगला है जो पिछले 1.5 साल से बन रहा है। हालांकि अब इसके निर्माण में तेजी लाई जा रही है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड को खाली करना है, उसका आदेश दिया जा चुका है। और क्या नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगे लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ या फिर इस बंगले में, ये देखना होगा। और मुजफ्फरपुर से आपके सामने बड़ी खबर है, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 110 कुख्यातों की सूची तैयार की गई है और बिहार में नई सरकार बनने के बाद से माफियाओं पर कार्रवाई तेज है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 110 कुख्यात अपराधियों की लिस्टिंग की है, जिन पर गंभीर वारदातों में शामिल होकर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। दरअसल एसएसपी ने बताया कि इन पर BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में पहले भी कई माफियाओं पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है, जिनमें से 2 बहुत फेमस माफिया रहे हैं, जिनकी संपत्ति जब्त कर चुकी है पुलिस। कुछ पर कार्रवाई अभी भी शुरू है। 110 ऐसे अपराधी का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया है, जो जिनके द्वारा अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है। उसको 107 BNSS के धारा के तहत हम लोग संपत्ति जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन समर्पित कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 20 ऐसे अपराधियों का समर्पित ऑलरेडी कर दिए हैं माननीय न्यायालय में, जिसमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जिनका संपत्ति जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा पिछले 3-4 महीना पहले ऑर्डर भी हो चुका था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे, जहां उन्होंने पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर वाटिका में आयोजित समारोह में शामिल हुए। मौके पर परिवार के लोग थे, साथ ही एनडीए के नेता भी मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई होगी। बिहार विधानमंडल
कि शीतकालीन सत्र को लेकर ये खबर दे रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा भवन के आसपास 1 से लेकर 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष प्रतिबंध है। नियम तोड़ने पर धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग है और तार की जालियां भी लगाई जा रही हैं, ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो चुकी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी की वजह से मिले। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो वो कर सकती है। कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। बता दें कि ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगा दिया था। इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कर रही है तो जनाधार तो आरजेडी का है। बिहार में वोट जितना उनको मिला है राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अब ऐसे में जो कांग्रेस कहता है कि हम उनके चलते हारे हैं, तो लास्ट 2020 में 72 सीट लिए थे, 19 किनके कारण जीता था, सब सीट तो हार गए थे। हम लोग तो कहते थे इतना सीट मत ली, तो 1 सीट लिया था, इसीलिए अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब एक बात और कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है कि गठबंधन से अलग होकर अकेले बिहार में जो है अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। तो अच्छी बात है, उसका पार्टी का फैसला है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले करेंगे, तो कौन रोकता है? हम काहे रोकते हैं? तो लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि अकेले? अब ये तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है और तब तय किया है कि जो हम अकेले चलेंगे तो कांग्रेस जाने। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में चुनाव के पहले भी गड़बड़ी थी, अभी भी गड़बड़ है। आरजेडी में भी भारी निराशा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी नारे लग रहे हैं, टिकट चोर बिहार छोड़। आरजेडी के मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान ये आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिया और इस पर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। और वहीं मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने बयान दिया और कहा कि अगर हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन क्यों करता। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों। हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। समीक्षा के नाम पर महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। मंगनी लाल मंडल जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए वो आरजेडी के वजह से आए। तो भाई आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अलग राह पकड़ ले। गजब है, जनता ने पहले ही भाप लिया था कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, या कह लीजिए महालठबंधन है। इसीलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया। अब अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जाने कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर उनको इस बिहार के अंदर क्या हासिल हुआ। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, आरजेडी विधायक दल की बैठक जारी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। आरजेडी विधायक दल की बैठक हो रही है। दरअसल हार पर मंथन किया जा रहा है और बैठक ये बुलाई गई, विधायक दल की बैठक, जहां पर 25 विधायक बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सदन के अंदर मजबूती से विपक्ष की आवाज उठाने पर जोर है। आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध को लेकर आरजेडी सरकार को मजबूती से घेरेगी।
और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी बैठक की खबर है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है, 9 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक। जानकारी ये मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे नेता ने हमें बुलाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम संगठन पर चर्चा करेंगे, कैसे आगे संगठन को खड़ा करना है, कहां चूक रह गई उस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें बुलाया है, आने वाले दिनों में कार्यक्रम पर बात होगी, रोड मैप तय करना है, चुनाव में कहां चूक रही उस पर भी बारीकी से बात हो रही है। शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया है तो जाहिर सी बात है कि आना है और आने वाले दिनों में कार्यक्रमों को तय करना है, एक रोड मैप पे भी बात करना है, चुनावी प्रक्रिया कैसे कैसे हुई फिर उस पर डिटेलिंग भी होनी है। तो इन सब बातों के लिए बुलाया है, हम लोग सब और भी डिटेलिंग में बातें करेंगे, माइन्यूट डिटेल पे भी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीरियसली इन सब चीज़ों को सोच रही है। हमारे नेता नेतृत्वकर्ता बुलाए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए हैं तो हम लोग चर्चा क्या आता है, नेताओं का क्या मार्गदर्शन आता है, हम संगठन पर चर्चा करेंगे, संगठन कैसे आगे खड़ा करना है और कहाँ कहाँ चूक हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एसआईआर को लेकर दिए गए बयान के बाद झारखंड में सियासत गर्म हो चुकी है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। गिरिराज सिंह का बयान एसआईआर को लेकर, झारखंड को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसकी वजह से सियासत गर्म है। जेएमएम और कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से गिरिराज सिंह के बयान पर निशाना साधा गया और कहा गया कि झारखंड में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। जेएमएम ने गिरिराज को बड़बोला नेता बता दिया। वहीं कांग्रेस ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हम किसी भी कीमत पर एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे। बाबू तो पाकिस्तान भेजने वाले वीजा मंत्री हैं ना, ये तो पाकिस्तान भी भेजते रहते हैं बीच बीच में। जो भी भाजपा के खिलाफ बोले उसे पाकिस्तान भेज देते हैं। ये बड़भोले सांसद उसी बड़भोलेपन पर मंत्री बना दिया गया है और इनको रखा गया है बीच बीच में ऐसी बातें बोलिए जिससे थोड़ा सा उन्माद फैले। हम ये कह रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, हम गिरिराज सिंह के मंसूबे को पनपने नहीं देंगे, हम आदिवासियों, दलितों, ओबीसी के वोटों को काटने नहीं देंगे, हम उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाने उनका नहीं देंगे। तो स्वाभाविक तौर पे अगर एसआईआर वोट चोरी के लिए है तो हम ये नहीं होने देंगे। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बाढ़ से ये बड़ी खबर, धुएं से 4 छात्राएं बेहोश हो गई, 2 छात्राएं अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। दरअसल ये खबर अकमल गोला के राजकीय अन्य पिछड़ा कन्या उच्च विद्यालय में शॉर्ट सर्किट के बाद आई है। धुएं से 4 छात्राएं बेहोश हो गई, 2 छात्राएं अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराई गई। स्कूल की वार्डन ने बताया कि जिस समय शॉर्ट सर्किट हुआ उस समय सभी छात्राएं नाश्ता कर रही थी। अचानक धुआं देखकर छात्राएं घबरा गईं, बेहोश हो गईं। घटना के बाद सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां ऑक्सीजन लगा और छात्राओं का इलाज हो रहा है। घटना की सूचना पर स्कूल के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। का शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो देख के सिर्फ हदस गई और कुछ नहीं पढ़ाई नहीं, नाश्ता कर रही थी और शॉर्ट सर्किट उधर हुआ ना तो ये लोग धुआं देख के खाली हदस गई और ये लोग के कुछ नहीं दिक्कत। ये लोग तो पूरा सेफ है। ये बच्ची लोग हॉस्टल में रहती हैं? हाँ। किस स्कूल में? ओबीसी स्कूल है। यहाँ पे 200 बच्ची है, 210। तबियत खराब कहाँ पर? मतलब कितने लोग बेहोश हुए थे? कोई नहीं, यही 2 बच्ची थी, इसको लेके चला है। बाकी सभी बच्चे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। खाली धुआं देख के ये लोग हदस गई बस, बाकी सब कोई अच्छी है। और अगली बड़ी खबर जमुई से आपके सामने रख रहे हैं। घोर पारण जंगल में एसएसबी का ऑपरेशन दिखा, नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। टीम ने देसी मस्कट किया है बरामद, जिंदा कारतूस बरामद करने की खबर है। खाली खोखे बरामद किए गए, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई। और इसके साथ ही जानकारी है कि अमोनियम नाइट्रेट, नियोजेल स्टिक और देसी बम बरामद किया गया है। विस्फोटकों को बम निरोधक टीम ने मौके पर ही नष्ट किया।
अगली बड़ी खबर गिरिडीह से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर तेलोडीह में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। 25 हाथियों ने धान की फसल को रौंदा, फसलों को नुकसान पहुंचाया है, कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। एक हफ्ते से हाथियों का आतंक यहां पर जारी है और अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग हो रही है। कि अभी आपका ये रास्ता से होते हुए कंपाउंड है, जिसको तोड़ते हुए इस रास्ते पूरा ये फसल धान का लगा हुआ, इसको पूरा रौंदते हुए ये अभी गादी माइंस की तरफ होते हुए अभी सुंदरटांड की तरफ हाथी गए हैं। वन विभाग की टीम उसके साथ बिल्कुल लगी हुई है और तमाम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जितने भी गांव के ओहदेदार हैं और तमाम जितने भी नौजवान हैं, सभी मिल करके जो है सो मसाल लेकर के सभी हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।